कैसी बेबसी है तू, कैसी दिल लगी है तू। I'm sorry. मैंने कहा I'm sorry. लेकिन जितनी गलती मेरी है उससे कई ज्यादा गलती तुम्हारी भी है। सॉरी बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें? देखो, ये कोई तरीका नहीं होता नींद से उठाने का। तुमने रात मुझे रूम से भी निकाल दिया था, मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। बस हो गया था। मेरी ही तो गलती है, मेरे सामने खड़ी है। सब तो मैं ही तो भुगत रही हूँ उसकी सजा। लगता ही नहीं है कि तुम वो लड़के हो जो मेरे ऊपर कभी मर बैठा था। कल से मैं हॉस्पिटल जाऊंगी क्योंकि इस घर में और तो मेरे कोई काम नहीं है। आई एम अनवांटेड एनीवे। ठीक है, मर्जी, जो करना है करो, मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या ये क्या कर रही हो? क्या? आयरा हाथ छोड़ो मेरा। क्यों? आयरा हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। जब किसी का हाथ ऐसे पकड़ते हैं ना तो दर्द होता है। हाथ छोड़ो यार, दर्द हो रहा है, छोड़ो। ये तुम गेस्ट रूम में क्यों सोए थे? ऐसी इसकी बीवी ने इसे कमरे से निकाल दिया था। ये मेरा और उसका प्राइवेट मैटर है। मैं अपनी मर्जी से सोया था। सब यही कहते हैं, प्राइवेट मामला है तो फिर प्राइवेट रखो ना। मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे तंग करने की जरूरत नहीं है। और उसमें कोई कमेंट करे मुझे पसंद नहीं है। अरे मैं कहाँ तंग कर रही हूँ तुम्हें? वही जिंदगी गुजारता है और उसमें सबसे बड़ा कसूर तुम्हारी परवरिश का है। हम दोनों भी तो अलग कमरे में ही रहते हैं। वाह वाह वाह। माशाअल्लाह से बहू काफी जल्दी इस नए माहौल में एडजस्ट हो रही है। हम अगर अलग अलग कमरों में रहते हैं तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और वो हो तुम। और मैं नहीं चाहती कि कामयाब वही जिंदगी गुजारे जो तुमने गुजारी। लेकिन अगर तुम थोड़ी तवज्जो मुझ पर शक करने के बजाय अगर अपनी औलाद पे देती तो शायद घर में जिंदगी बेहतर होती। कितनी आसानी से अपनी हरकतों पर पर्दा डालकर सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया है। सर्द हवाएं ज़ैनब के गहरे काले बालों से खेल रही थीं। वो पुराने महीने की वीरान रेलवे स्टेशन पर खड़ी अपनी छोटी सी सूटकेस को मजबूती से पकड़े हुए थी। 10 साल बाद ये कस्बा वैसा ही था, मगर वैसा भी नहीं। पुराने अमली के दरख्त को काट दिया गया था और उसकी जगह एक नया टेलीफोन की बूट ने ले ली थी। वक्त बदल गया था और वो भी। ज़ैनब बेटी, यहाँ एक भारी प्यारी आवाज़ ने उसे हाल में वापस लाया। चाचा जमाल, एक बूढ़े और झुकी कमज़ोर वाले, तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे कि उनकी आंखों में वही शफकत थी जो उसने बचपन में देखी थी। चाचा जी, ज़ैनब ने उनसे लिपटते हुए कहा, और फिर उसने महसूस किया कि वो घर आ गई है। गाड़ी पर सफ़र के दौरान चाचा की बातों मसरूफ़ थे। ये तुम्हारी नानी का घर, तुम्हारी माँ ने हमें ख़त लिखा था, हम जानते थे कि तुम ज़रूर लौटोगी। इस जगह ने तुम्हारा इंतज़ार किया है ज़ैनब का दिल एक अजीब सी घुटन के साथ धड़का। और यहाँ क्यों आई थी? क्या सिर्फ नानी की विरासत को संभाल लें, या फिर उस माजी से भागने के लिए जो शहर में उसका पीछा कर रहा था? वो तलाक का कागज़ और वो खाली हाथ? नहीं, उसने सोचा ये नई शुरुआत है। नानी का पुराना हवेली दरियाए चनाब के किनारे पर एक बाग के दरमियान खड़ी थी। सफ़ेद दीवार, लकड़ी के बड़े दरवाजे और खिड़कियों पर लगी बेलों की लतें, सब कुछ वैसा ही था, मगर दरवाजे पर एक नई ताला लगी थी।
दरवाजे पर एक नया ताला लगा था और उस पर एक निशान, एक अजीब से निशान जैसे वो पहचान ना सकी। ये निशान? उसने चाचा जमाल से पूछा। चाचा का चेहरा संजीदा हो गया। बेटा, ये घर, यहाँ कुछ अजीब बात है। लोग कहते हैं कि चांदनी रातों में यहाँ से आवाज़ें आती हैं, कोई गीत गाता है। मैं खुद ने कभी नहीं सुना, मगर तुम्हारी नानी ने अपनी आखिरी आवाज़, कोई गीत गाता है, मैंने खुद ने कभी नहीं सुना। और चाचा की बातों में एक पुरस्कार सच था जिसे ज़ैनब बहुत ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने कहा था कि इसमें एक राज दफन है। रात को ज़ैनब अकेले अपने कमरे में लिपटी थी। चांदनी का नूर खिड़की से अंदर आ रहा था और दीवारों पर दरख्त के साए नाच रहे थे। तब उसने सुना एक धीमा सा गीत, कोई औरत गा रही थी। चांदनी रातों के साए गहरे, ज़माना बीत गया मगर यादों के मारे। कौन सुनेगा मेरी कहानी, इस वीरान हवेली की राजों की ज़बानी। ज़ैनब उठकर बैठ गई। ये ख्वाब था या हकीकत? वो खिड़की की इस तरफ गई। बाग में दूर एक सफ़ेद लिबास में कोई शहर खड़ा था, एक औरत, या फिर वो फौरन ही गायब हो गई। सुबह ज़ैनब ने फैसला किया कि इस राज को तलाश करेगी और नानी की पुरानी अलमारी में से एक डायरी मिली और उसके साथ एक पुराना सयाद सफ़ा तस्वीर में एक नौजवान लड़की थी, हवेली के सामने खड़ी थी और उसके पीछे लड़का। दोनों की आंखों में वो रोशनी थी जो मोहब्बत की निशानी होती है। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था कि मेरा नाम सना है और ये मेरी मोहब्बत, मेरी जुदाई, मेरी हवेली की कहानी है। और तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें सच जानने का हक है, मगर खबरदार, कुछ राज ऐसे होते हैं जो हमेशा दफन रहने चाहिए। ज़ैनब ने सांस रोक लिया। सना इसकी नानी का नाम था और वो लड़का कौन था? और उस डायरी के औराक पलटे हुए इसने महसूस किया कि जैसे वो एक नई दुनिया में उतर रही है, जहां मोहब्बत, वफा, धोखा और एक ऐसा वादा था जो पूरा ना हो सकता था। और वो जानती थी कि इसके अपनी जिंदगी भी अब इस राज से जुड़ जाएगी। हवेली के साए लंबे हो रहे थे और चांदनी रात में गूंजता वो पुरस्कार गीत उसके मुस्तकबिल का हिस्सा बनने वाला था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसका दिल धक धक कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा पुरस्कार हकीकतों को जानने के लिए बेकरार थी। हवेली की दीवारें सिर्फ ईंटों के चूने से नहीं बनी थी, बल्कि खामोश राजों और अधूरी आरजुओं और रहती सहती कहानियों से तामीर थी। ज़ैनब को यह एहसास इस सुबह हुआ जब उसने डायरी के चंद औराक पढ़े के बाद बावर्ची खाने में चाय बनाने की कोशिश की। पुराने चूल्हा ठंडा पड़ गया था और लकड़ियों वाले खाने में सिर्फ चंद सूखी लकड़ियां पड़ी थीं। वो सोच रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अस्सलाम वालेकुम बेटी, मैं हमीद हूँ पड़ोसी। एक दरमियानी उम्र की खातून हाथ में एक प्याली घी और चंद पराठे, उसका नाम हमीदा था। वो खड़ी थी और उस पराती आंखों में तजस्सुस के साथ हमदर्दी भी थी। सुना है तुम सना बी की नवासी हो, तुम्हें यहाँ अकेले देखकर दिल नहीं माना। हमीदा खातून ने खुद ही चूल्हा सुलगाया, ज़ैनब को मकामी दुकानों के बारे में बताया और फिर आयशा से कहा, बेटी ये घर, तुम्हारी नानी बड़ी अजीब औरत थी, दिन भर खामोश रहती, मगर चांदनी रात में बला खाने की खिड़की पर बैठकर सितारे गिनती। कहती थी कि हर सितारा एक वादा है जो आसमान ने ज़मीन से किया है। यह कहकर वो चली गई, मगर अपने पीछे एक ख्याल छोड़ गई। ज़ैनब ने नानी के कमरे में कदम रखा। सादा सी चारपाई, एक पुराना अलमारा और दीवारों पर एक शिकस्ता आईने के नीचे एक छोटी सी अलमारी थी और उसमें एक लकड़ी का संदूकचा मिला जिस पर कफल लगा था। कफल पर वही निशान था जो हवेली के दरवाजे पर था, एक जुड़े हुए हाथ चांद की किरणों में लिपटे हुए। शाम को चाचा जमाल अपनी बीवी खदीजा खाला के साथ आए। खदीजा खाला रुख फूला हुआ था और बोलने का अंदाज सीधा। देखो ज़ैनब, तुम शहर से आई हो, हमें तुम्हारी फिक्र है। ये घर वीरान है और वैसे भी क्या ज़रूरत थी वापस आने की। शहर में नौकरी छोड़ आई, कोई मंगनी हुई थी? हमें तो कुछ पता ही नहीं। उनकी बातों में चुभन थी, मगर साथ ही एक अजीब सी फिक्र। खाला जी, बस थोड़ा आराम करना चाहती थी, ज़ैनब ने मुख्तसर सा जवाब दिया। रात का खाना खामोशी से गुजरा। खदीजा खाला ने हवेली के बारे में बात छेड़ी।
सुनो बेटी, तुम्हारी नानी के बाद ये घर किसी काम का नहीं, इसे बेच दो या फिर हमें दे दो। हमारा बेटा इमरान कलेक्टर ऑफिस में है और इसे अच्छे दामों पर फरोख्त करवा देगा और तुम्हारे लिए भी ये फ़ायदा मंद होगा। चाचा जमाल ने अपनी बीवी की तरफ नाराज़गी से देखा। खदीजा, ये सना की जायदाद है, ज़ैनब जो मुनासिब समझे। ज़ैनब ने खामोशी से खाना खाया और उसे अंदाज़ा हो गया ये घर सिर्फ मकान नहीं, एक आजमाइश थी और उसके गिर्द पिसे लालच और फैमिली के दबाव के जाल बनने लगे थे। एक हफ्ता गुजर गया। ज़ैनब ने डायरी का बेशतर हिस्सा पढ़ लिया। सना की कहानी सामने आ रही थी। वो लड़का जिसकी तस्वीर थी, उसका नाम अहमद था। दोनों गांव के स्कूल में पढ़ते थे। अहमद का ख़ानदान हिजरत के पाकिस्तान चला गया था 1947 में और वादा किया गया कि वो सना को लेने आएगा और वो कभी ना आया। सना की शादी किसी से हो गई और ज़ैनब की दादी बन गई, मगर अहमद का इंतज़ार उनकी आंखों में हमेशा रहा था। वो दादी तो बन गई मगर अहमद का इंतज़ार उनकी आंखों में हमेशा रहा। डायरी के आखिरी सफ़ात फटे हुए थे। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज चांदनी रात है, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं इसे मिलने जाऊंगी। वहीं पर हमारे अमली के दरख्तों के नीचे, ख्वाह इसकी रूह ही क्यों ना हो। ज़ैनब का दिल धड़क उठा, क्या नानी। इस रात फिर वही गीत गूंजा। ज़ैनब ने हिम्मत ही चांदनी में निकलकर बाग के इस कोने में गई जहाँ पुराने अमली के दरख्त ठूंठ अब भी मौजूद थे। वहाँ कोई नहीं था मगर ज़मीन पर एक जगह मिट्टी हल्की सी कुदी हुई थी। उसने अपने हाथों से खोदा। थोड़ी सी देर में उसके हाथों में एक ठंडी धाती चीज़ लगी। वो वही लकड़ी का संदूकचा था, उस कमरे में देखा था। संदूकचा बंद था मगर अब कफल नहीं था। उसने डरते हुए हाथों से संदूकचा खोला। अंदर था अहमद के खतूत का एक बंधन, एक खुश्क हवा, गुलाब का फूल और एक छोटी सी चाबी। चाबी पर एक पर्ची लगी थी जिस पर नानी का हाथ लिखा था बाला खाने की आखिरी खिड़की के फ्रेम के नीचे। ज़ैनब ने सांस रोक लिया। कल सुबह वो बाला खाने पर जाएगी मगर इसे पीछे से आहट महसूस हुई। वो मुड़ी। खदीजा खाला खड़ी थी। छाँव में उनकी नज़रें संदूकचे पर जमी हुई थी। मुझे पता था तुम्हारी आदतों, तुम्हें भी मिल गया हम। खदीजा खाला की आवाज़ में कोई हैरत नहीं थी बल्कि एक तीखापन था। नानी ने कुछ छुपाया है। क्या है वो? जेवर, पैसे? उसे खाला जी ये ज़ाती चीज़ है। उसने उसे अपने गले से लगा लिया। ज़ैनब का संदूकचे से अपने खुद को लगा लिया। ज़ाती? खदीजा खाला करीब आ गई। ये घर, ये जायदाद सब तुम्हारे बाप की थी और तुम्हारे बाप के इंतकाल के बाद ये हमारा हक है। तो तुम शहर से आई हो और चली जाओगी। हम हैं जो इस कब्ज़े में रहते हैं। एतराज़ को हमारे साथ बांटो वरना। ज़ैनब ने पहली बार खदीजा खाला की आंखों में लालच की उस आग को देखा जो रिश्तों की तमाम गर्मजोशी को जला सकती थी। वरना क्या खाला जी? ज़ैनब की आवाज़ में पहली बार मजबूती आई। ये मेरा घर है, नानी का राज मेरा राज है और इसकी हिफाजत मैं करूँगी। खदीजा खाला बगैर कुछ कहे पलटी और तारीकी में गुम हो गई। ज़ैनब कमरे में वापस आई तो उसके हाथ कांप रहा थे। ये सिर्फ एक घर नहीं था, एक जंग का मैदान था और जंग अब घर की चार दीवारी के अंदर ही शुरू हो चुकी थी। चांदनी के साए लंबे हो रहे थे और अब साए महज दीवारों पर नहीं बल्कि खानदान के दिलों पर भी पड़ने लगे थे। ज़ैनब काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। वो बिल्कुल हालात के हाथों मजबूर हो चुकी थी। सुबह की पहली किरण ने हवेली के बाला खाने की पूल भरी खिड़कियों पर दस्तक दी तो ज़ैनब पहले ही बेदार थी। रात भर वो संदूकचे की चाबी को मुट्ठी में दबाए सोचती रही कि खदीजा खाला की भरी हुई नज़रों का खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सी एक हिजान था जो उसके अंदर मुजज़न था। नानी ने क्या छुपाया होगा? सिर्फ खतूत या यादें या और कुछ भी उसने छुपाया होगा? कुछ ऐसा जिसने खदीजा खाला की आंखों में इतनी तेजी से लालच की चिंगारियां भर दी थी। बिलाखिर बाला खाने तक पहुंचने वाली सीढ़ियां कराशती थीं जैसे हर कदम पर कोई पुरानी दुख भरी आह भर रहा हो। ऊपर एक अलमारी तंग कमरा था जिसमें गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। हवा में लकड़ी और पुरानी किताबों की बू थी। नानी ने इशारा किया था कि आखिरी खिड़की के फ्रेम के नीचे
वो खिड़की मशरक की तरफ थी जहाँ से निकलते सूरज को देखा जा सकता था। फ्रेम लकड़ी का भारी और पुराना था। ज़ैनब ने चाबी को फ्रेम के नीचे हाथ फेरा। कुछ देर तक कुछ ना मिला, मगर इसे लकड़ी में एक छोटा सा आभार महसूस हुआ। दबाया था, एक छोटी सा राजदान बिल्कुल फ्रेम ही के अंदर खुल गया और उसमें एक प्लास्टिक से लिपटा हुआ लिफाफा था। लिफाफा खोला तो अंदर 3 चीज़ें थीं। एक प्याला पड़ा हुआ था, सर्टिफिकेट, रियासत जम्मू कश्मीर ज़मीन का हक मलकियत 1 एकड़ ज़मीन का जो दरिया के किनारे वाक़ी थी। सर्टिफिकेट पर नाम था अहमद हुसैन और सना बेगम। तारीख थी 15 अगस्त 1947। एक हाथ से लिखी हुई वसीयत, नानी के मुख्तसर साफ उसमें लिखा था, मेरी तमाम जायदाद बशमूल हवेली और ये ज़मीन का हक मेरी वाहिद नवासी ज़ैनब को मिलेगा। शर्त यह है कि वो इस ज़मीन पर एक छोटा सा स्कूल बनाए, जैसा कि अहमद और मैंने ख्वाब देखा था। अगर वो ऐसा ना करे तो ज़मीन और हवेली किसी काबिल एतमाद तालीमी ट्रस्ट के हवाले कर दी जाए। मेरे ख़ानदान के दीगर अफराद को माली मुआवनत दी जाए, मगर मलकियत नहीं। अफराद को माली मुआवनत दी जाए मगर मलकियत नहीं। तारीख वसीयत की थी, वही तारीख जिसे 1 हफ्ता पहले नानी का इंतकाल हुआ था। एक पुराना सियाह सफ़ा फ़ोटो, ये फ़ोटो नहीं था, वो जो अलमारी में मिला था। इसमें नानी सना का कुछ बड़ी उम्र की थी, शायद 25 साल की, और वो अहमद के साथ नहीं थी। इस फोटो में वो एक मर्द के साथ खड़ी थी, ज़ैनब के दादा के साथ। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, मगर नानी की आंखों में वो रोशनी गायब थी जो अहमद वाली तस्वीर में चमक रही थी। फोटो के पीछे लिखा था, ज़िंदगी चलती रहती है, ख्वाब मरते नहीं हैं, वो सिर्फ सो जाते हैं। ज़ैनब लिफाफे को अपने सीने से लगाकर खड़ी खिड़की के पास खड़ी थी। सामने दरियाए जनाब की चांदनी रातों में गुनगुनाती लहरें सिर्फ एक ख्वाब थी, नानी और अहमद का वो मुश्तरका ख्वाब, एक स्कूल का जिसे पूरा होने में 7 दहाइयाँ लग गई थी। उसने समझ लिया ये महज ज़मीनी जायदाद का मामला नहीं था, ये एक अहद था, एक ऐसा वादा जो मौत के बाद भी जिंदा था। नीचे से आवाज़ आई, ज़ैनब नीचे आओ, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। खदीजा खाला की आवाज़ थी जिसमें एक मसनूई मिठास थी। नीचे बैठक में खदीजा खाला के साथ एक नौजवान लड़का खड़ा था, साफ सुथरे कपड़े, शहरी अंदाज, इमरान, खदीजा खाला का बेटा। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब बहन, मैं इमरान हूँ। इसने हाथ मिलाया। अम्मी ने बताया अब आप यहाँ हैं, मैं कलेक्टर ऑफिस में हूँ, आपके घर के कागजात में कुछ मदद दरकार हो तो बताएं। इसकी मुस्कुराहट पर फर्जी थी, मगर आंखें तेज और जांचती हुई। शुक्रिया इमरान भाई, फ़िलहाल तो सब ठीक है, ज़ैनब मोहताज जवाब दिया। देखो ज़ैनब, खदीजा खाला बीच में बोल पड़ी। इमरान कह रहा था कि इस ज़मीन की कीमत आजकल बहुत बढ़ चुकी है। अगर वो सर्टिफिकेट तुम्हें मिल गया है तो हम इसे बेहतरीन दामों में फ़रोख्त करवा सकते हैं। तुम्हारा भी फ़ायदा होगा और हमारा भी। इस पिरान हवेली में तुम्हारा क्या रखा है? इमरान ने नरमी से कहा, अम्मी, ज़ैनब बहन खुद सोचेंगी, मगर ये सच है कि यहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने का मंसूबा है। अगर हम जल्दी काम करेंगे तो करोड़ों कमाए जा सकते हैं। ज़ैनब दोनों के चेहरों पर लालच की वही परछाइयाँ देखी जो नानी की डायरी में अहमद की मोहब्बत की चमक को निगल गई थी। इसका दिल मजबूत हो गया। नानी ने अपनी वसीयत में लिखा था कि ये क्लैरिटी खाला जी, इमरान भाई, उसकी आवाज़ में पहली बार इत्मीनान और ज़मीन की हाउसिंग सोसाइटी के लिए नहीं है, ये एक स्कूल बनेगा। खदीजा खाला का चेहरा सुर्ख हो गया। स्कूल? ये क्या बकवास है? वसीयत? कौन सी वसीयत? तुम झूठ बोल रही हो, हमें दिखाओ वो कागज़। इमरान अपनी माँ का हाथ थामा और अम्मी पुरसकून रहे। फिर वो ज़ैनब की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में दोस्ताना मुस्कुराहट गायब थी। ज़ैनब बहन, कानूनी मामलात पेचीदा होते हैं। पुरानी वसीयतें ख़ास तौर पर ख़वातीन की अदालत में मुश्किल से मानी जाती हैं। हम ख़ानदान हैं, आपस में बात करके हल निकाल सकते हैं। एक खामोश धमकी थी। ज़ैनब ने महसूस किया और वो तन्हा थी और उनके खिलाफ, मगर अब उसके पास सिर्फ कागजात नहीं थे, एक मकसद था उसके पास जो वो कभी गंवाना नहीं चाहती थी। हवाएं ज़ैनब के गहरे काले बालों से खेल रही थी। वो पुराने महीने की वीरान रेलवे स्टेशन पर खड़ी अपनी छोटी सी सूटकेस को मजबूती से पकड़े हुए थी। 10 साल बाद ये कस्बा वैसा ही था, मगर वैसा भी नहीं। पुराने अमली के दरख्त को काट दिया गया था और उसकी जगह एक नया टेलीफोन की बूट ने
ले ली थी। वक्त बदल गया था और वो भी। ज़ैनब बेटी, यहाँ यहाँ, एक भारी प्यारी आवाज़ ने उसे हाल में वापस लाया। चाचा जमाल, एक बूढ़े और झुकी कमज़ोर वाले, तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे कि उनकी आंखों में वही शफकत थी जो उसने बचपन में देखी थी। चाचा जी, ज़ैनब ने उनसे लिपटते हुए कहा, और फिर उसने महसूस किया कि वो घर आ गई है। गाड़ी पर सफ़र के दौरान चाचा की बातों मसरूफ़ थे। ये तुम्हारी नानी का घर, तुम्हारी माँ ने हमें ख़त लिखा था, हम जानते थे कि तुम ज़रूर लौटोगी। इस जगह ने तुम्हारा इंतज़ार किया है ज़ैनब का दिल एक अजीब सी घुटन के साथ धड़का। और यहाँ क्यों आई थी? क्या सिर्फ नानी की विरासत को संभालने, या फिर उस माजी से भागने के लिए जो शहर में उसका पीछा कर रहा था? वो तलाक का कागज़ और वो खाली हाथ नहीं। उसने सोचा, ये नई शुरुआत है। नानी का पुराना हवेली दरियाए चनाब के किनारे पर एक बाग के दरमियान खड़ी थी। सफ़ेद दीवार, लकड़ी के बड़े दरवाजे और खिड़कियों पर लगी बेलों की लतें, सब कुछ वैसा ही था, मगर दरवाजे पर एक नई ताला लगी थी। दरवाजे पर एक नया ताला लगा था और उस पर एक निशान, एक अजीब से निशान जैसे वो पहचान ना सकी। ये निशान? उसने चाचा जमाल से पूछा। चाचा का चेहरा संजीदा हो गया। बेटा, ये घर, यहाँ कुछ अजीब बात है। लोग कहते हैं कि चांदनी रातों में यहाँ से आवाज़ें आती हैं, कोई गीत गाता है। मैं खुद ने कभी नहीं सुना, मगर तुम्हारी नानी ने अपनी आखिरी आवाज़, कोई गीत गाता है, मैंने खुद ने कभी नहीं सुना। और चाचा की बातों में एक पुरस्कार सच था जिसे ज़ैनब बहुत ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने कहा था कि इसमें एक राज दफन है। रात को ज़ैनब अकेले अपने कमरे में लिपटी थी। चांदनी का नूर खिड़की से अंदर आ रहा था और दीवारों पर दरख्त के साए नाच रहे थे। तब उसने सुना एक धीमा सा गीत, कोई औरत गा रही थी। चांदनी रातों के साए गहरे, ज़माना बीत गया मगर यादों के मारे। कौन सुनेगा मेरी कहानी, इस वीरान हवेली की राजों की ज़बानी। ज़ैनब उठकर बैठ गई। ये ख्वाब था या हकीकत? वो खिड़की की इस तरफ गई। बाग में दूर एक सफ़ेद लिबास में कोई शहर खड़ा था, एक औरत, या फिर वो फौरन ही गायब हो गई। सुबह ज़ैनब ने फैसला किया कि इस राज को तलाश करेगी और नानी की पुरानी अलमारी में से एक डायरी मिली और उसके साथ एक पुराना सयाद सफ़ा तस्वीर में एक नौजवान लड़की थी, हवेली के सामने खड़ी थी और उसके पीछे लड़का। दोनों की आंखों में वो रोशनी थी जो मोहब्बत की निशानी होती है। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था कि मेरा नाम सना है और ये मेरी मोहब्बत, मेरी जुदाई, मेरी हवेली की कहानी है। और तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें सच जानने का हक है, मगर खबरदार, कुछ राज ऐसे होते हैं जो हमेशा दफन रहने चाहिए। ज़ैनब ने सांस रोक लिया। सना इसकी नानी का नाम था। और वो लड़का कौन था? और उस डायरी के औराक पलटे हुए इसने महसूस किया कि जैसे वो एक नई दुनिया में उतर रही है, जहां मोहब्बत, वफा, धोखा और एक ऐसा वादा था जो पूरा ना हो सकता था। और वो जानती थी कि इसके अपनी ज़िंदगी भी अब इस राज से जुड़ जाएगी। हवेली के साए लंबे हो रहे थे और चांदनी रात में गूंजता वो पुरस्कार गीत उसके मुस्तकबिल का हिस्सा बनने वाला था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसका दिल धक धक कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा पुरस्कार हकीकतों को जानने के लिए बेकरार थी। हवेली की दीवारें सिर्फ ईंटों के चूने से नहीं बनी थी, बल्कि खामोश राजों और अधूरी आरजुओं और रहती सहती कहानियों से तामीर थी। ज़ैनब को यह एहसास इस सुबह हुआ जब उसने डायरी के चंद औराक पढ़े के बाद बावर्ची खाने में चाय बनाने की कोशिश की। पुराने चूल्हा ठंडा पड़ गया था और लकड़ियों वाले खाने में सिर्फ चंद सूखी लकड़ियां पड़ी थीं। वो सोच रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अस्सलाम वालेकुम बेटी, मैं हमीद हूँ पड़ोसी। एक दरमियानी उम्र की खातून, हाथ में एक प्याली घी और चंद पराठे। उसका नाम हमीदा था। वो खड़ी थी और उस पराती आंखों में तजस्सुस के साथ हमदर्दी भी थी। सुना है तुम सना बी की नवासी हो, तुम्हें यहाँ अकेले देखकर दिल नहीं माना। हमीदा खातून ने खुद ही चूल्हा सुलगाया, ज़ैनब को मकामी दुकानों के बारे में बताया और फिर आयशा से कहा, बेटी ये घर, तुम्हारी नानी बड़ी अजीब औरत थी। दिन भर खामोश रहती, मगर
चांदनी रातों में बला खाने की खिड़की पर बैठकर सितारे गिनती। कहती थी कि हर सितारा एक वादा है जो आसमान ने जमीन से किया है। यह कहकर वो चली गई, मगर अपने पीछे एक ख्याल छोड़ गई। ज़ैनब ने नानी के कमरे में कदम रखा। सादा सी चारपाई, एक पुराना अलमारा और दीवारों पर एक शिकस्ता आईने के नीचे एक छोटी सी अलमारी थी और उसमें एक लकड़ी का संदूकचा मिला जिस पर कफल लगा था। कफल पर वही निशान था जो हवेली के दरवाजे पर था, एक जुड़े हुए हाथ चांद की किरणों में लिपटे हुए। शाम को चचा जमाल अपनी बीवी खदीजा खाला के साथ आए। खदीजा खाला रुख फूला हुआ था और बोलने का अंदाज सीधा। देखो ज़ैनब, तुम शहर से आई हो, हमें तुम्हारी फिक्र है। ये घर वीरान है और वैसे भी क्या ज़रूरत थी वापस आने की। शहर में नौकरी छोड़ आई, कोई मंगनी हुई थी? हमें तो कुछ पता ही नहीं। उनकी बातों में चुभन थी मगर साथ ही एक अजीब सी फिक्र। खाला जी, बस थोड़ा आराम करना चाहती थी, ज़ैनब ने मुख्तसर सा जवाब दिया। रात का खाना खामोशी से गुजरा। खदीजा खाला ने हवेली के बारे में बात छेड़ी। सुनो बेटी, तुम्हारी नानी के बाद ये घर किसी काम का नहीं, इसे बेच दो या फिर हमें दे दो। हमारा बेटा इमरान कलेक्टर ऑफिस में है और इसे अच्छे दामों पर फरोख्त करवा देगा और तुम्हारे लिए भी ये फ़ायदा मंद होगा। चचा जमाल ने अपनी बीवी की तरफ नाराज़गी से देखा। खदीजा, ये सना की जायदाद है, ज़ैनब जो मुनासिब समझे। ज़ैनब ने खामोशी से खाना खाया और उसे अंदाज़ा हो गया ये घर सिर्फ मकान नहीं, एक आजमाइश थी और उसके गिर्द पिसे लालच और फैमिली के दबाव के जाल बनने लगे थे। एक हफ्ता गुजर गया। ज़ैनब ने डायरी का बेशतर हिस्सा पढ़ लिया। सना की कहानी सामने आ रही थी। वो लड़का जिसकी तस्वीर थी, उसका नाम अहमद था। दोनों गांव के स्कूल में पढ़ते थे। अहमद का ख़ानदान हिजरत करके पाकिस्तान चला गया था 1947 में और वादा किया गया कि वो सना को लेने आएगा और वो कभी ना आया। सना की शादी किसी से हो गई और ज़ैनब की दादी बन गई, मगर अहमद का इंतज़ार उनकी आंखों में हमेशा रहा था। वो दादी तो बन गई मगर अहमद का इंतज़ार उनकी आंखों में हमेशा रहा। डायरी के आखिरी सफ़ात फटे हुए थे। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज चांदनी रात है, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं इसे मिलने जाऊंगी। वहीं पर हमारे अमली के दरख्तों के नीचे, ख्वाह इसकी रूह ही क्यों ना हो। ज़ैनब का दिल धड़क उठा, क्या नानी? इस रात फिर वही गीत गूंजा। ज़ैनब ने हिम्मत ही चांदनी में निकलकर बाग के उस कोने में गई जहाँ पुराने अमली के दरख्त ठूंठ अब भी मौजूद थे। वहाँ कोई नहीं था मगर ज़मीन पर एक जगह मट्टी हल्की सी कुदी हुई थी। उसने अपने हाथों से खोदा। थोड़ी सी देर में उसके हाथों में एक ठंडी धाती चीज़ लगी। वो वही लकड़ी का संदूकचा था। उस कमरे में देखा था, संदूकचा बंद था मगर अब कफल नहीं था। उसने डरते हुए हाथों से संदूकचा खोला। अंदर था अहमद के खतूत का एक बंधन, एक खुश्क हवा, गुलाब का फूल और एक छोटी सी चाबी। चाबी पर एक पर्ची लगी थी जिस पर नानी का हाथ लिखा था बाला खाने की आखिरी खिड़की के फ्रेम के नीचे। ज़ैनब ने सांस रोक लिया। कल सुबह वो बाला खाने पर जाएगी मगर इसे पीछे से आहट महसूस हुई। वो मुड़ी। खदीजा खाला खड़ी थी। छाँव में उनकी नज़रें संदूकचे पर जमी हुई थी। मुझे पता था तुम्हारी आदतों, तुम्हें भी मिल गया हम। खदीजा खाला की आवाज़ में कोई हैरत नहीं थी बल्कि एक तीखापन था। नानी ने कुछ छुपाया है? क्या है वो? जेवर, पैसे? उसे खाला जी ये ज़ाती चीज़ है। उसने उसे अपने गले से लगा लिया। ज़ैनब का संदूकचे से अपने खुद को लगा लिया। ज़ाती? खदीजा खाला करीब आ गई। ये घर, ये जायदाद सब तुम्हारे बाप की थी और तुम्हारे बाप के इंतकाल के बाद ये हमारा हक है। तो तुम शहर से आई हो और चली जाओगी, हम हैं जो इस कब्ज़े में रहते हैं। एतराज़ को हमारे साथ बांटो वरना। ज़ैनब ने पहली बार खदीजा खाला की आंखों में लालच की उस आग को देखा जो रिश्तों की तमाम गर्मजोशी को जला सकती थी। वरना क्या खाला जी? ज़ैनब की आवाज़ में पहली बार मजबूती आई। ये मेरा घर है, नानी का राज मेरा राज है और इसकी हिफाजत मैं करूँगी। खदीजा खाला बगैर कुछ कहे पलटी और तारीकी में गुम हो गई। ज़ैनब कमरे में वापस आई तो उसके हाथ कांप रहा थे।
ये सिर्फ एक घर नहीं था, एक जंग का मैदान था, और जंग अब घर की चार दीवारी के अंदर ही शुरू हो चुकी थी। चांदनी के साए लंबे हो रहे थे और अब साए महज दीवारों पर नहीं बल्कि खानदान के दिलों पर भी पड़ने लगे थे। ज़ैनब काफी ज्यादा परेशान थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। वो बिल्कुल हालात के हाथों मजबूर हो चुकी थी। सुबह की पहली किरण ने हवेली के बालाखाने की पूल भरी खिड़कियों पर दस्तक दी तो ज़ैनब पहले ही बेदार थी। रात भर वो संदूकचे की चाबी को मुट्ठी में दबाए सोचती रही कि खदीजा खाला की भरी हुई नजरों का खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सी एक हिजान था जो उसके अंदर मौजूद था। नानी ने क्या छुपाया होगा, सिर्फ खतूत या यादें, या और कुछ भी उसने छुपाया होगा, कुछ ऐसा जिसने खदीजा खाला की आंखों में इतनी तेजी से लालच की चिंगारियां भर दी थी। बिलाखिर बालाखाने तक पहुंचने वाली सीढ़ियां कराशती थीं, जैसे हर कदम पर कोई पुरानी दुख भरी आह भर रहा हो। ऊपर एक अलमारी तंग कमरा था जिसमें गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। हवा में लकड़ी और पुरानी किताबों की बू थी। नानी ने इशारा किया था कि आखिरी खिड़की के फ्रेम के नीचे। वो खिड़की मशरक की तरफ थी जहां से निकलते सूरज को देखा जा सकता था। फ्रेम लकड़ी का भारी और पुराना था। ज़ैनब ने चाबी को फ्रेम के नीचे हाथ फेरा। कुछ देर तक कुछ ना मिला मगर इसे लकड़ी में एक छोटा सा आभार महसूस हुआ। दबाया था एक छोटी सा राजदान बिल्कुल फ्रेम ही के अंदर खुल गया और उसमें एक प्लास्टिक से लिपटा हुआ लिफाफा था। लिफाफा खोला तो अंदर 3 चीज़ें थीं। एक प्याला पड़ा हुआ था, सर्टिफिकेट, रियासत जम्मू कश्मीर ज़मीन का हक मलकियत 1 एकड़ ज़मीन का जो दरिया के किनारे वाक़ी थी। सर्टिफिकेट पर नाम था अहमद हुसैन और सना बेगम। तारीख थी 15 अगस्त 1947। एक हाथ से लिखी हुई वसीयत नानी के मुख्तसर साफ उसमें लिखा था, मेरी तमाम जायदाद बशमूल हवेली और ये ज़मीन का हक मेरी वाहिद नवासी ज़ैनब को मिलेगा। शर्त यह है कि वो इस ज़मीन पर एक छोटा सा स्कूल बनाए जैसा कि अहमद और मैंने ख्वाब देखा था। अगर वो ऐसा ना करे तो ज़मीन और हवेली किसी काबिल एतमाद तालीमी ट्रस्ट के हवाले कर दी जाए। मेरे ख़ानदान के दीगर अफराद को माली मुआवनत दी जाए मगर मलकियत नहीं। अफराद को माली मुआवनत दी जाए मगर मलकियत नहीं। तारीख वसीयत की थी, वही तारीख जिसे एक हफ्ता पहले नानी का इंतकाल हुआ था। एक पुराना सियाह सफ़ा फ़ोटो, ये फ़ोटो नहीं था वो जो अलमारी में मिला था। इसमें नानी सना का कुछ बड़ी उम्र की थी, शायद 25 साल की, और वो अहमद के साथ नहीं थी। इस फोटो में वो एक मर्द के साथ खड़ी थी, ज़ैनब के दादा के साथ। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी मगर नानी की आंखों में वो रोशनी गायब थी जो अहमद वाली तस्वीर में चमक रही थी। फोटो के पीछे लिखा था, ज़िंदगी चलती रहती है, ख्वाब मरते नहीं हैं, वो सिर्फ सो जाते हैं। ज़ैनब लिफाफे को अपने सीने से लगाकर खड़ी खिड़की के पास खड़ी थी। सामने दरियाए चनाब की चांदनी रातों में गुनगुनाती लहरें एक सिर्फ एक ख्वाब थी, नानी और अहमद का वो मुश्तरका ख्वाब, एक स्कूल का जिसे पूरा होने में 7 दहाइयाँ लग गई थी। उसने समझ लिया ये महज ज़मीनी जायदाद का मामला नहीं था, ये एक अहद था, एक ऐसा वादा जो मौत के बाद भी जिंदा था। नीचे से आवाज़ आई, ज़ैनब नीचे आओ, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। खदीजा खाला की आवाज़ थी जिसमें एक मसनूई मिठास थी। नीचे बैठक में खदीजा खाला के साथ एक नौजवान लड़का खड़ा था, साफ सुथरे कपड़े, शहरी अंदाज, इमरान, खदीजा खाला का बेटा। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब बहन, मैं इमरान हूँ। इसने हाथ मिलाया। अम्मी ने बताया अब आप यहाँ हैं, मैं कलेक्टर ऑफिस में हूँ, आपके घर के कागजात में कुछ मदद दरकार हो तो बताएं। इसकी मुस्कुराहट पर फर्जी थी मगर आंखें तेज और जांचती हुई। शुक्रिया इमरान भाई, फिलहाल तो सब ठीक है, ज़ैनब मोहताज जवाब दिया। देखो ज़ैनब, खदीजा खाला बीच में बोल पड़ी। इमरान कह रहा था कि इस ज़मीन की कीमत आजकल बहुत बढ़ चुकी है। अगर वो सर्टिफिकेट तुम्हें मिल गया है तो हम इसे बेहतरीन दामों में फ़रोख्त करवा सकते हैं।